नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेएस मिल के तीसरे लेक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन। इससे पहले दो लेक्चर्स को जरूर देखें। मैंने जेएस मिल के लिबर्टी के बारे में बताया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बताया लेक्चर नंबर 2 में, और उसी में मैंने सफरेज और चेंज इन डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड किया था। अब आपको मिल को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में ही बता दिया था। मिल के लिए जो अंतिम मकसद है मानव जीवन का है वह है आत्मबोध। द अल्टीमेट गोल फॉर जेस मिल इज द सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और जो आत्मबोध है, आत्मबोध की हम प्राप्ति कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व का विकास करके। अब मिल जो है महिलाओं का भी सेल्फ रियलाइजेशन उनको भी देना चाहते होंगे कि भाई महिलाओं को भी सेल्फ रियलाइजेशन हो, उनको भी आत्मबोध हो, और आत्मबोध के लिए उनका भी जो व्यक्तित्व है उसका विकास होना काफी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आप सबको पता है कि महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे। इनफैक्ट आज भी उतने अधिकार नहीं दिए जाते, और इनफैक्ट पास्ट में भी इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे जिससे वह अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और जब उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन वह कैसे प्राप्त कर पाएंगी, आत्मबोध उन्हें कैसे होगा। तो मिल का पूरा लेक्चर इसी मुद्दे पर घूमेगा कि किस प्रकार से महिलाओं के व्यक्तित्व का हमें विकास करवाना है। मिल बहुत सारे तर्क देंगे कि इस प्रकार से महिलाओं के व्यक्तित्व का हमें विकास कराना है, उन्हें शिक्षा का अधिकार देना है, उन्हें प्रॉपर्टी का अधिकार देना है। मिल ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि आज जो महिलाएं हैं वह पुरुषों के से तुच्छ क्यों समझी जाती हैं। उस टाइम में जब मिल थे तो उस टाइम में समझा जाता था, आज भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो कि ये मानते हैं। इसके ओरिजिन को बताएंगे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव की शुरुआत कैसे हुई। तो ये सब चीजें आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। क्रक्स आप समझ गए। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया था, इन्फ्लुएंसेस पहले बता दिए थे, मेजर वर्क्स भी पहले बता दिए थे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर वर्क है जिस पर आज पूरी की पूरी चर्चा हो रही है हमारी। थोड़ा मेरा गला खराब है। There remain no legal slaves save the mistress of every house। मिल कहते हैं कि आज कानूनन तौर पर दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी घरों के महिलाओं को हमें बचाना होगा। इसका मतलब मिल घर के महिलाओं को दासों से तुलना करके देख रहे हैं। जिस प्रकार से दासों की स्थिति हुआ करती थी पूर्व में, उसी प्रकार से मिल देखते हैं कि दासों की तरह ही घर के औरतों की भी स्थिति है। उन्हें कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता, कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर नहीं दिया जाता। और मिल यहाँ आगे तर्क देंगे कि हमें महिलाओं को अवसर देना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति हो। इससे पूरे मानव समाज का कल्याण होगा, ना ही सिर्फ महिलाओं का। इस चीज को आप समझिए। अब आगे देखते हैं कि ये जो मिल का जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। आपको पता होगा कि जो प्लेटो थे, इन्होंने अपने फेमस बुक द रिपब्लिक में स्पार्टा नाम के एक ग्रीक सिटी स्टेट का वर्णन किया था। और वहां पर आप देखिएगा उस समय में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए जाते थे, बराबर अवसर दिए जाते थे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। In fact, the women were also given the military training at that time in Sparta। और इन सब फैक्टर्स से, स्पार्टा के मॉडल से जेस मिल काफी ज्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने आगे जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट उससे ही प्रभावित होकर दिया है। अब मिल कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को इक्वल राइट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल राइट ना देने का हमारे पास कोई तर्क ही नहीं है। मिल कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर हैं। मिल आगे कहते हैं कि हाँ, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, शारीरिक तौर पर पुरुष और महिलाएं अलग हैं, लेकिन ये जो शारीरिक भेदभाव है इसके अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के पास टैलेंट कम है, या उनके पास तर्क क्षमता नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, और हम ये कहेंगे कि नहीं अब इन्हें हम कम राइट देंगे। तो
बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस लॉजिकल नहीं है। आज पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हैं, दोनों की बुद्धि बराबर है, इसीलिए हमें बराबर अधिकार देना चाहिए। हमें उन्हें एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए वोटिंग राइट और प्रोफेशन से। हमें उन्हें मताधिकार देना चाहिए, हमें उन्हें काम करने की आजादी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसा जेस मिल हमें कहते हैं। उसके बाद जेस मिल ये कहते हैं कि मानवता, पूरे मानव समाज के आधी आबादी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा गया है, और वो आधी आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं को कस्टम्स के नाम पर, लॉज के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, तमाम कई सारे कानून और परंपराओं के नाम पर, बहुत सारे रीतियों के नाम पर उन्हें हमेशा रोक के रखा गया। उन्हें कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, बराबरी का अवसर उन्हें नहीं दिया गया एज कंपेयर टू हाफ ऑफ मैनकाइंड। हाफ ऑफ मैनकाइंड यहाँ मैन है। जो मानव जाति का जो आधा हिस्सा है वह पुरुष है, और आधी जो हिस्से हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं को रोक कर रखा गया कस्टम, लॉज और ट्रेडिशन के नाम पर, और उन्हें अनइक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया अगर हम दूसरी तरफ देखें पुरुषों के तुलना में। और इसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते यूटिलिटेरियनिज्म के ग्राउंड पर। हम अगर उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करें तो उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है कि हमें उस काम को प्रमोट करना चाहिए जिसका यूज हो, जिसका महत्व हो। अगर आज हम महिलाओं को बराबर का अवसर देंगे तो उसका महत्व होगा समाज में, उसका यूज है, उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे समाज में। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को काफी समय तक पीछे रोक कर रखा गया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। अब आगे ये भी मिल कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वह अनटैलेंटेड हैं, महिलाओं में कोई टैलेंट नहीं होता, उनमें रीजन नहीं होता, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा मिल कह रहे हैं। लेकिन मिल आगे कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ्या है, दिस इज मियरली अ मिथ, एक झूठ है। महिलाएं इक्वली टैलेंटेड हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वह इनफैक्ट पुरुषों से बेहतर करके दिखा सकती हैं। और वह हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स को रखते हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उनकी पत्नी का नाम था हैरियट टेलर मिल। हैरियट टेलर मिल के बारे में मिल बताते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे काफी ज्यादा सहायता की है मेरे कामों में। इनफैक्ट उनके बहुत सारे ऐसे वर्क्स थे जिनमें मेजरली कंट्रीब्यूट हैरियट टेलर मिल ने किया था। वह और भी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जो ब्रिटेन की महारानियां थी एलिजाबेथ वन और विक्टोरिया, बहुत महान थी अपने आप में। एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देते हैं जोआन ऑफ आर्क। जोआन ऑफ आर्क एक महिला का नाम है जो कि एक फ्रेंच हीरोइन थी। यहाँ हीरोइन का मतलब जो है ना, ये आजकल की अभिनेत्रियों से नहीं है। हीरोइन का मतलब होता है बहुत महान पर्सनालिटी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। हमने हीरो और हीरोइन ये दोनों शब्द को बदनाम कर दिया है, उस सेंस में मत समझिएगा। ये जो जॉन ऑफ आर्क थी, फ्रेंच पेट्रियोट जॉन ऑफ आर्क, ये बहुत बहादुर महिला थी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह। 1429 में जो इंग्लिश जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, अंग्रेजी जो सेना थी, वह फ्रांस पर हमला किया था उन्होंने, फ्रांस को कब्जा करने के लिए। लेकिन जॉन ऑफ आर्क ने बहुत बहादुरी से लड़ा, और उनके नेतृत्व में इंग्लिश सेना को हरा दिया गया, और फ्रांस पर जो कब्जा करने का जो एक सपना देखा था ब्रिटेन ने, वह समाप्त हो गया। जॉन ऑफ आर्क बहुत महान महिलाएं थी, और इनका एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि इन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, इनके पास अवसर था, और इन्होंने पुरुषों से भी अधिक काम करके दिखाया हमें। तो इससे साफ पता चलता है कि महिलाएं इक्वली टैलेंटेड है, इनफैक्ट ज्यादा टैलेंटेड है, बशर्ते उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाए अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। मिल बताते हैं कि आखिर ये जो सब्जेक्शन ऑफ वीमेन है, ये आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। आज क्यों माना जाता है कि पुरुष जो है वह सुपीरियर है, महिलाएं इंफीरियर है। इसका कॉज है फिजिकल सुपीरियोरिटी। शारीरिक तौर पर जो पुरुष होते हैं वह मजबूत होते हैं फिजिकली, जनरली अगर देखा जाए तो यूजुअली यही होता है, फिजिकल सुपीरियोरिटी है मेन में।
अब पहले का जो जमाना था वहां पहले सिर्फ बाहुबल ही चलता था, पहले टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, है ना। तो फिजिकल सुपीरियोरिटी के कारण पुरुषों को उस समय महान समझ लिया गया इन द पास्ट। और जब महान समझ लिया गया तो उसके बाद महिलाओं के साथ उनकी शादी हुआ करती थी। और ये जो शादी है, ये मैरिज, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो विवाह की जो संस्था है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेवार है महिलाओं की स्थिति के लिए। क्योंकि शादी के बाद पुरुष जो है अपना फिजिकल सुपीरियोरिटी दिखाता है महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, उनको विवाह के बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने की, अपने व्यक्तित्व को निखारने की। और अंततः वह हार मानकर सबमिट कर देती हैं, सरेंडर कर देती हैं, सबमिसिव पर्सनालिटी डेवलप कर लेती हैं। और यही मेन रीजन होता है। और ये जो महिलाओं की स्थिति हुई, उन्होंने जो सबमिसिव पर्सनालिटी डेवलप कर दिया, ये सिर्फ महिलाओं के लिए गलत नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं को हानि नहीं पहुंचा रहा, ये पूरे के पूरे मानवता के लिए ये बहुत बुरी चीज है। सबसे पहली बात, इसके दो तर्क को जेसमिल ने रखा है। अगर महिलाएं अगर 50% है, मान लीजिए अगर 100 लोग अगर किसी काम को करेंगे तो जल्दी करेंगे, अच्छा काम होगा। लेकिन मान लीजिए 50 लोग ही करेंगे तो थोड़ा लेट से होगा और अच्छा काम भी नहीं होगा। तो जो 50% जो महिलाएं हैं उनको तो रोक कर रख दिया गया। तो महिलाओं की जो एबिलिटी है, उनकी क्षमता है, अनयूज्ड रह गई। अब ये जो क्षमता जो उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इससे मानव समाज को, मानव जाति को कितनी हानि पहुंची। हो सकता था कि अगर महिलाओं को भी अवसर दिया जाता तो जो सिविलाइजेशन था उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस होता, सभ्यता का और तेजी से विकास होता। लेकिन लंबे समय तक महिलाओं को रोक कर रखा गया, इसलिए सभ्यता के विकास में देरी हुई। और दूसरा, आपने ये सुना होगा कि अगर एक शिक्षित अगर महिला होगी तो उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे, पूरा का पूरा समाज भी शिक्षित होगा। तो एक महिला जो है, शिक्षित महिला एक शिक्षित बहन होती है, एक शिक्षित माँ होती है। और इससे समाज पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो महिलाओं को जब उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने का अवसर नहीं दिया गया तो उससे फैमिली पर, सोसाइटी पर काफी ज्यादा असर पड़ा। बच्चों की पर्सनालिटी भी, इनफैक्ट जो मेल भी थे उनकी भी पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाई। आप भी इस एग्जाम्पल को लाइव इंडिया में देख सकते हैं। जिस घर की महिलाएं शिक्षित होती हैं उनके बच्चे ज्यादा तेज तर्रार होते हैं, समाज में वह अच्छा कार्य करेंगे भविष्य में। तो ये दो चीज बताते हैं जेसमिल कि आपने महिलाओं को उतना समय से रोक के तो रखा, ले देखिए इसका क्या परिणाम हो रहा है। अब आगे ये भी जेसमिल बताते हैं कि आखिर ऐसा सिचुएशन अभी भी क्यों है। अब तो महिलाओं में जागरूकता है कि हम बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन क्यों है। तो इसके लिए जेसमिल महिलाओं को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। जेसमिल कहते हैं कि महिलाएं अपने स्टेटस क्यो को चेंज करने का कोशिश ही नहीं करती। महिलाओं ने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से। उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन्हें मांग करना चाहिए बराबर अधिकारों की, उन्हें मांग करना चाहिए बराबर अवसरों की। लेकिन उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, परंपराओं के नाम पर, ट्रेडिशंस के नाम पर, कस्टम्स के नाम पर। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी जो महिलाएं हैं सब ऑर्डिनेट हैं टू मेन। उनको करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है। अगर जेंडर इक्वालिटी अगर लानी है तो सबसे पहली चीज महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। और इस पैट्रियार्की, ये जो पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे और बराबर अधिकारों की मांग करनी होगी। आगे ये भी कहते हैं मिल कि एक बार जब जेंडर इक्वालिटी आएगा और विमेन अगर पब्लिक स्फेयर में आएंगी तो उससे समाज को काफी ज्यादा लाभ होगा। इससे जो पुरुष हैं उनके परफॉर्मेंस भी बढ़ेंगे और पुरुष जो है उनका सिविलाइज्ड बिहेवियर होगा। आपको पता ही होगा जब लड़की लोग आसपास में होती हैं तो जो लड़के हैं उनका परफॉर्मेंस काफी, एक्चुअली ये साइकोलॉजी से प्रेरित है। ये जेस मिल जो है साइकोलॉजी से प्रेरित होकर ये चीज को बताते हैं हमें। जब
आसपास महिलाएं होती हैं, तो क्लास में भी क्या होता था, जो बदमाश लड़के भी हुआ करते थे उनको मैम खड़ा करती थी कि भाई ये आंसर बताओ। तो उस टाइम में लड़कियां वहां होती थी, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन के लिए वो अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करते थे, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए। प्लस में सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करेंगे जब औरतें पब्लिक स्फेयर में होंगी, वर्क प्लेस पर होंगी। आप एग्जाम्पल लीजिए एक ऐसा वर्क प्लेस का जहां सिर्फ 20 लड़के काम करते हैं, और एग्जाम्पल लीजिए जहां 10 लड़के और 5-6 महिलाएं भी काम करती हैं। वहां 10 लड़कों का बिहेवियर जो है वो बदल जाएगा। हॉथॉर्न इफेक्ट मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया था। लड़के गाली नहीं देंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करेंगे। तो ये फायदे हैं, मिल गिना रहे हैं हमें कि विमेन अगर पब्लिक स्फेयर में आएंगी तो पुरुषों का भी परफॉर्मेंस, उनका भी रहन सहन बदलेगा, जो कि एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। अब मिल ने सिर्फ एक्चुअली मिल सिर्फ बातूनी नहीं थे, सिर्फ बातें नहीं बनाते थे, मिल जो है ना काम भी करते थे। इनफैक्ट द मिल वाज द मैन ऑफ एक्शन। ही डिडंट जस्ट गिव द थ्योरी, एक्चुअली ही एक्टेड अकॉर्डिंगली। मिल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारी लोकसभा है उसी प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके सदस्य थे। और उन्होंने महिलाओं के वोटिंग राइट्स के लिए, उन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए महिलाओं से 1500 महिलाओं से एक पिटीशन साइन कराया और उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। कहा कि महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आपको पता हो 1928 में इक्वल राइट्स दिए थे ब्रिटेन ने महिलाओं को। सोचिए, मतलब वोटिंग राइट मिला था इस टाइम पीरियड में, कितनी शर्मनाक बात है। और मिल तो बहुत पहले के थिंकर है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा मिल ने काम किया था कि 1867 में एक वहां बिल प्रस्तुत किया जा रहा था। बहुत सारे बिल को रीड किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट्स में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल लाया गया था, रिफॉर्म बिल ऑफ 1867। तो उसमें एक शब्द आता था बार बार जिसको कहते थे मेन, मेन। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो मेन आप लोग जो बार बार कह रहे हो ना, इसमें जो लिखा हुआ है ये जेंडर बायस लग रहा है। भाई इसमें पर्सन्स लिख दो, इसमें महिलाएं भी तो शामिल है, मेन। हम आज भी बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि सब आदमी ऐसे हैं, आदमी मतलब मेन, वही शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि डू नॉट रीड इट एज अ मैन, रीड इट एज अ पर्सन्स, दैट वुड बी मोर सूटेड, दैट वुड बी मोर टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। और तीसरी जो बात है, मिल जो है वह प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल सोसाइटी फॉर विमेन सफरेज। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था महिलाओं को मताधिकार दिलाना, और इसके अध्यक्ष काफी समय तक मिल रहे हैं, और इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा, मिल ने हमेशा से कहा है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दीजिए, संपत्ति का अधिकार दीजिए। और इनफैक्ट उन्होंने अपने जायदाद का आधा हिस्सा, अपने प्रॉपर्टी, अपने संपत्ति का आधा हिस्सा महिलाओं के शिक्षा के लिए छोड़ दिया था। मरने के बाद उनका आधा हिस्सा को डोनेट कर दिया गया था। कितने महान इंसान थे। पहले ऐसे इंसान थे जो कि बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के, लेकिन फिर भी क्रिटिसिजम्स, भाई क्रिटिसाइज तो होंगे ही होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप किसी थिंकर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको उसके परिवेश में उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब मैं गांधी जी को क्रिटिसाइज करूं कि गांधी जी ने व्हाट्सएप मैसेज करके देशवासियों को नहीं बुलाया था, आह्वान नहीं किया, तो उसमें व्हाट्सएप था। मतलब उस समय जो सुविधाएं थी उस हिसाब से, उस समय जो सोच प्रचलित था उसके हिसाब से उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो काफी बेहतर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौटिल्य के क्या होंगे, थ्योरी ऑफ स्टेट के क्रिटिसिज्म। हमें नहीं लगता कि क्रिटिसाइज उसको करना चाहिए। अब उसको तो 1000 पॉइंट्स पे मैं क्रिटिसाइज कर दूंगा आज के तुलना में, कि कौटिल्य का स्टेट अकाउंटेबल नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसमें, पूरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मैं वहां डाल दूंगा। पर उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं था। अब एविडाइसी ने उस समय दिया ही नहीं था, तो क्या मैं उस पर क्रिटिसाइज कर दूं उनको? तो ये सब चीजें समझना चाहिए। पर स्टूडेंट हर एक लेक्चर में क्रिटिसिज्म मांगते हैं, ये थोड़ा क्रिटिसिज्म है जो कि मुझे इलॉजिकल लगता है, बट बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा तो लॉजिकल है। देखिए,
मिल जो है ना वह महिलाओं को पॉजिटिव लिबर्टी नहीं देते। ये बार बार कहा जाता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी मैंने समझाया है लेक्चर नंबर 1 में ही, आप जाकर देख लीजिए। नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। अब यहाँ मैटर क्या है, मिल कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, और सब हम कह रहे हैं कि ठीक है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दे दीजिए, लेकिन महिलाओं को हम ये बोल ही नहीं रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, आपको घर से बाहर निकल ही नहीं देंगे। मैं कह भी रहा हूं कि आपको शिक्षा देंगे पर घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये कौन सी स्थिति है? आप पे आंतरिक प्रतिबंध मैं लगा दे रहा हूं। शादी हो गई आपकी, आपके बच्चे हो गए, आंतरिक प्रतिबंध, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप जाकर काम कर पाएंगे बाहर में। तो ये सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब पॉइंट्स पर इनको क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे सुजैन ओकिन और जिन बेथ के एल्स्टीन कहती हैं कि मिल जेंडर बायस्ड थे। एक्चुअली जेंडर बायस्ड नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, क्लास बायस्ड थे। क्लास बायस्ड। एक्चुअली जो मिल है वह बात करते हैं अपर क्लास के महिलाओं की। उनको शिक्षा देने की बात, वोटिंग राइट्स भी वह उनके लिए ही बोल रहे हैं, मेनली वोटिंग राइट्स अपर क्लास महिलाओं की। क्योंकि मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, उन्होंने कहा है कि जो टैक्स पे नहीं करेगा उसको वोटिंग राइट मत दो। तो गरीब महिलाएं तो टैक्स नहीं पे करेंगी, इसका मतलब इनडायरेक्टली वह कह रहे हैं कि वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन उन अमीर महिलाओं को जो टैक्स देती हैं। तो जेंडर बायस्ड, यहाँ क्लास के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमीर है गरीब है दोनों में आप भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं में भी अमीर और गरीब महिलाएं। तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है। मैंने आपको बताया था कि मिल जो है वह मेरिटोक्रेसी के सपोर्टर है। उन्होंने प्लूरलिस्ट सिस्टम को भी हमारे सामने रखा था, प्लूरलिस्ट वोटिंग सिस्टम, जहां एडुकेटेड लोगों का वोट ज्यादा काउंट किया जाएगा, मैंने बताया था। तो मिल इसीलिए महिलाओं को जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं उनको इसलिए वोटिंग राइट्स नहीं देने के फेवर में है क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी हैं। शिक्षा मिल के लिए एक बहुत आवश्यक एक एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है, तत्व है, और उससे मिल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो एक इसका ये भी पक्ष है। तो दोनों पक्षों को हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज भाई वो क्लास बायस थे, क्यों ऐसा बोल रहा है वो बंदा, वो भी समझना पड़ेगा हमें। और दूसरा, ये जो एल सैनली है और जो कैरोल पैटमैन है, ये कहते हैं कि मिल ने ड्यूअल बर्डन के कॉन्सेप्ट को तो बताया ही नहीं। ड्यूअल बर्डन क्या है? मिल कहते हैं कि महिलाओं को जाकर काम करना चाहिए पब्लिक स्फेयर में, और महिलाओं को घर के भी तो काम होते हैं। तो महिलाएं पब्लिक स्फेयर में भी काम करेंगी और महिलाएं हाउस होल्ड का भी काम करेंगी। तो महिलाओं के ऊपर डुअल बर्डन आएगा। और ये जो डुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनके ऊपर कि बाहर काम भी करो घर भी संभालो, तो इससे डुअल बर्डन आएगा। और इस डुअल बर्डन से क्या होगा, फिर से तो एक तरह का इनइक्वालिटी क्रिएट होगा। ये दोनों का कहना, मिल को कहना चाहिए था कि पुरुष भी हाउस होल्ड में हाथ बटाएं, वहां भी इक्वालिटी होनी चाहिए। पुरुष और महिलाएं आधा आधा घर का काम करेंगी तब तो महिलाएं और पुरुष दोनों जाकर पब्लिक स्फेयर में काम कर पाएंगे। अगर डुअल बर्डन अगर महिलाओं पर दे दिया जाए कि घर का काम भी करो, जाकर बाहर भी वर्क करो, आजादी दे रहे हैं तुमको, तो ये आजादी में आजादी नहीं है, ये तो पॉजिटिव लिबर्टी रही नहीं। आंतरिक प्रतिबंध लग गए आपके ऊपर कि आप पे इतने सारे बर्डन है, घर संभालो, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो। तो ये चीज ये कहना चाहती हैं। इसके पूरे पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर 7061064881 पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी जितने भी सेमेस्टर 1 से 6 तक के नोट्स हैं मैं अवेलेबल कराता हूँ। तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।